नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ हैं हम लोग और बातचीत करने वाले हैं बिहार की पूरी राजनीति पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे दोबारा एक बार समय देने के लिए। थैंक यू अनिल। शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? आपके पिताजी से करें, आपके चाचा जी से करें, आपसे करें या फिर अम्बेडकर से करें? जहाँ से भी आप करना चाहें, बिहार के लिए हूँ, बिहारियों के लिए हूँ, उन्हीं से भी करना चाहें, बिहार के से, बिहारियों से, जहाँ से भी आप करना चाहें। कल अम्बेडकर जयंती है और आज पहला सवाल मैं यहीं से लेता हूँ। अम्बेडकर की क्या भूमिका है आपके जीवन में? मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे हीरो, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो मेरे जीवन में मेरे लिए सब कुछ है। ना सिर्फ इसलिए कि वो मेरे पिता हैं, ना सिर्फ इसलिए कि मैं उनका अंश हूँ, उनके संस्कार मुझ में हैं, उनका खून मुझ में है, बल्कि इसलिए भी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा व्यक्तित्व, मेरी राजनीति, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरी कर्मभूमि, सब उन्हीं की ही देन है, सब उन्हीं की वजह से है। उन्होंने जिनको अपना नेता माना वो थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और स्वाभाविक है भैया कि घर का परिप्रेक्ष्य कुछ वैसा ही बन जाता है जिस तरीके से घर के बड़े जिन सिद्धांतों, जिस विचारों के साथ चलते हैं, वही आप सीखते हैं, वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनाते हैं। तो मेरे पिताजी ने जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श माना, तो बचपन से उन्हीं के विचार, उन्हीं के सोच, उन्हीं की बातें घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो वही सब सुनी, वही सब समझी, वही सब देखी। तो उस नाते यकीनन एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा प्रभाव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने मेरे जीवन, मेरे व्यक्तित्व में उनका रहा है। ना सिर्फ इसलिए कि मैंने पिताजी के माध्यम से उनको जाना, पर जितना उनको पढ़ा। भाई, भारत के संविधान के रचयिता हैं। आज देश चल रहा है, हम लोग भारत की संसद में, जब मैं एक सांसद के तौर पर बैठता हूँ, वो संसद चल रही है, देश चल रहा है, विधानसभाएं चल रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बनाए हुए इस संविधान के आधार पर। और जिस तरीके से उन्होंने समाज के हर एक वर्ग को, हर एक क्षेत्र को परिभाषित किया, उसमें उनके जीवन का भी अपना काफ़ी अनुभव रहा। अनटचेबिलिटी जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक्सपीरियंस की, उनका एक अपना अनुभव रहा। तो इन तमाम चीज़ों को जब उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ, जब उनके बारे में मैं पढ़ता हूँ, या अपने नेता से, पिताजी से जब मैंने उनके बारे में जितना जाना सोचा, तो यकीनन एक अमिट छाप तो ज़रूर है उनकी मेरे जीवन में। पर संघर्ष करो की जो उनकी एक लाइन है, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये मुझे लगता है आज जो भी कुछ मैं हूँ, मुझे लगता है उसमें उनकी इस लाइन का एक बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज संघर्ष का रास्ता भाई कहीं ना कहीं मैंने खुद ही चुना है। अगर मुझे बिहार पे राज करना होता तो मेरे पास बहुत आसान तरीके मौजूद थे, बहुत ऐसे विकल्प मेरे पास मौजूद थे जहाँ पे मुझे अपने विचारों से कुछ समझौते करने थे, एक दो बड़ी शक्तियों के सामने नतमस्तक होना था। और मैं आज बिहार में, मेरे कुछ मंत्री होते, मैं खुद संभवतः केंद्र सरकार में मंत्री होता, पर उसमें मुझे समझौता करना पड़ता अपने विचारों के साथ, मुझे झुकना पड़ता अपने ही सिद्धांतों के सामने, अपने ही सपनों की मुझे तिलांजलि देनी होती, जो मैं करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये संघर्ष की भी सोच या हिम्मत मुझे लगता है मुझे मेरे नेता से और उनके नेता से, जो हम सबके नेता हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से। आपके पिता डीएसपी की नौकरी के लिए चयनित थे, सब छोड़ दिया उन्होंने और जनता की सेवा के लिए राजनीति में आ गए। राजनीति में भी इस कदर रहे कि मंडल कमीशन से लेके और तमाम तरह की चीज़ों पे उन्होंने काम किया। खासकर बहुजन और दलित समाज के लिए उनकी छवि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से एक बड़े नेता के रूप में रही। आज बिहार में वो नेता नहीं है, लेकिन उसका अंश, उसके बेटे के रूप में आप हैं, उनकी राजनीतिक विरासत आप संभाल रहे हैं। जब दो हिस्से हुए तो दो लोग उसके विरासत के हकदार हो गए, एक पशुपति पारस, आपके चाचा, और एक आप। आखिर कैसे आप चला पाएंगे इन रिश्तों को, और वो कैसे कर रहे हैं? भाई, मेरी विरासत की लड़ाई ही नहीं है। मैं अपने आप को इतनी छोटी लड़ाई में बांधना ही नहीं चाहता। मेरे नेता का कोई एक उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कोई एक उत्तराधिकारी थे क्या? नहीं। हर एक ने उनके विचारों को अपने अपने तरीके से आगे लेकर, और मैं चाहता हूं कि मेरे नेता के करोड़ों उत्तराधिकारी हों।
तभी उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी सोच घर घर तक जा पाएगी। तो मेरी तो लड़ाई ही नहीं है ये, मेरी तो लड़ाई बस इतनी है कि एक मेरा जो अनुभव रहा है मेरे प्रदेश को लेकर, भाई मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मेरे लिए ये बातें चिंता का विषय हैं कि क्यों मेरा प्रदेश आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्यों पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। भारत एक साथ आज़ाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो क्या कारण बना कि भैया कहीं दिल्ली बम्बई जैसे चमचमाते शहर बन गए और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जहाँ आज भी मूलभूत ज़रूरतों का अभाव हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। दूसरे प्रदेश में आप जाइए, वहाँ पर हम लोग मेट्रोज़ की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन्स की हम लोग बात करते हैं, और बिहार में हमारी सोच आकर सीमित हो जाती है कि हमारे आंगन में कैसे चापाकल गड़े, मेरे घर में कैसे बिजली आए, तो गाँव में कैसे ट्रांसफार्मर लगे, या मेरे घर के सामने कैसे नली गली बने। ये हमारी सोच आके सीमित हो जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और फिर आपको समय समय पर मारपीट के भगाया भी जाता और है। मारपीट के। और भाई उसमें ताज्जुब की बात ये होती है कि जब दूसरे प्रदेश में जब आप पे लाठियां चलाई जाती है ना, या आपको गाली दी जाती है, तो ये नहीं देखा जाता कि आप अपर कास्ट के बिहारी हैं, कि आप दलित बिहारी हैं, कि आप पिछड़ा वर्ग के बिहारी हैं, कि आप मुस्लिम बिहारी हैं। सिर्फ वे बिहारी बोलकर आप पे 2 लाठियां बरसाई जाती हैं, आपको गाली दी जाती है। बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। कितने मेरे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों में कॉलेजेस में हैं, पढ़ाई करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि वो अपने कॉलेज में बताने से शर्माते हैं कि वो बिहारी हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं। तो ये परिस्थितियां क्यों बनी? मेरी लड़ाई भाई उस बात को लेकर है। मेरी लड़ाई मेरे नेता जो आदरणीय रामविलास पासवान जी संकल्प के तौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन मुझे देकर गए, उसको धरातल पर उतारने की है। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरी सोच बहुत बड़ी है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, उत्तराधिकारी की लड़ाई, भाई मैं हूं तो रामविलास पासवान जी का बेटा ना, वो चीजें यूं ही ये जुड़ तो गई मुझसे हैं। कोई नहीं छीन सकता ना। हूं तो उन्हीं का खून, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं की गोद में पला बढ़ा, आगे बढ़ा हूं, जो कुछ हूं उनकी वजह से हूं, ये तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। और ये भाई बड़े से बड़े नेता के बच्चे कुछ नहीं कर पाए, इतिहास उनको कभी याद नहीं किया इतिहास ने। मैं अगर कुछ कर पाऊंगा तो अपने नेता के नाम को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं कुछ कर पाऊंगा तो समय बताएगा भैया मैं उनका बेटा उस लायक ही नहीं था। पर इसके लिए मैं किसी से लड़ाई लड़ूं, अपने पिता के नाम के लिए ही मैं लड़ाई लड़ूं, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। धोखा सिर्फ आप ही को नहीं मिला, आपके पिता को भी मिलता रहा है। 2005 में, मतलब पहले उसके पार्टी जब लोक जनशक्ति पार्टी बनी, उसके बाद जब इलेक्शंस हुए पहली बार, तो उस समय 29 विधायक आपके थे, और आपके पिताजी ने, रामविलास पासवान जी ने, स्वर्गीय, कहना था उनका कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिस पे लालू यादव जी माने नहीं थे, और फिर दोबारा से इलेक्शंस हो गए। इलेक्शंस हुए तो आपके 13 विधायक थे उस दौरान नीतीश कुमार ने आपके विधायकों को तोड़ा, पहले भी तोड़ने की कोशिश की, आपके प्रदेश अध्यक्ष तक को तोड़ दिया गया। क्या नीतीश कुमार शुरू से आपके पिता से नाराज थे, या फिर आपके पिताजी की नाराजगी के बाद से वो आपसे भी नाराज हैं, आपको भी उसी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भाई मेरे समाज को तोड़ दिया। एक प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलिए। बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रदेश का मुखिया ही प्रदेश के लोगों के बीच में बंटवारे करते हैं। मैंने किसी और राज्य में या किसी और देश में मैंने नहीं देखा कि किसी देश, किसी राज्य का मुखिया अपने ही लोगों के बीच में, हाँ अंग्रेजों ने जरूर किया था, बांटो और शासन करो की राजनीति उन्होंने जरूर अपनाई थी। उसके बाद मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री जी ने इस रणनीति को उन्होंने अपनाया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, दुनिया भर की जातियां, ये समीकरण वो समीकरण, लव कुछ साधो, ये करो। क्यों भाई? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की, उनको आगे बढ़ाने की। पर जो प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के ही लोगों में बंटवारा करता हो, उन्हीं को ही आगे बांटता हो, तो उन्होंने मेरी पार्टी को बांटा या मेरे घर को बांटा या मेरी पार्टी को तोड़ा, उसमें तो मैं क्यों ही आश्चर्यचकित होऊंगा। और ये उनकी कार्यशैली रही है। ठीक उदाहरण दिया आपने 2005 का, कि किस तरीके से 2 बार उस वक्त 2005 में चुनाव हुए, फरवरी का चुनाव हुआ, नवंबर का चुनाव हुआ, 29 विधायक हम लोग पहले जीत कर आए। निरंतरता में मेरे नेता के कद को छोटा करने के लिए, कौन नहीं जानता भैया, दलित महादलित भी उसी रणनीति का हिस्सा था।
मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बढ़ते कद से परेशान होकर, विचलित होकर, और अनेकों बार ऐसा मौका आया, हम लोग के विधायक हों, हम लोग के एमएलसी हों जो आज उनकी पार्टी में प्रवक्ता और ये सब वो सब बने फिर रहे हैं, तो सब हम ही लोगों की पार्टी से ही तो वो तोड़ कर लेकर गए हैं। तो आज पुनः उन्होंने मेरे परिवार या पार्टी को तोड़ा, ये कोई नई बात नहीं है। धोखा मेरे पिताजी भी को भी वो देते रहे हैं, धोखा उन्होंने मुझे भी दिया, पर उस वक्त भी बिहार की ही ये जनता थी जिन्होंने मजबूती से मेरे नेता का साथ दिया। पापा के साथ मजबूती से बिहार की जनता खड़ी रही। खुशी है मुझे इस बात की कि आज भी जैसे उन्होंने पापा को प्यार दिया, बिहार की जनता ने उतना ही प्यार, नहीं तो एक वो दौर था 8 महीने पहले जब पार्टी परिवार में ये पूरा घटना चक्र घटा था, और इसके लिए मैं किसी बाहर वाले को दोषी नहीं देता। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो किसी बाहर वाले में हिम्मत नहीं थी कि मेरी पार्टी और मेरे परिवार को तोड़ सकता है। इसी पे आप आगे जवाब दीजिएगा। इसी में एक और सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूँ। वो सवाल ये है कि जब 2005 में प्रदेश अध्यक्ष को ही तोड़ दिया गया, तो आपके पिताजी को शायद लगा कि अगर मेरा भाई पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा तो कम से कम इसे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा ना, खून का है। 20 साल बाद वही पार्टी भी तोड़ देते हैं, परिवार भी तोड़ देते हैं, विधायक भी तोड़ देते हैं, सांसद भी तोड़ देते हैं। इसे कैसे याद कीजिएगा? अब किसी दूसरे ने तो क्या ही धोखा दिया, ये पूरी बात का जिस तरीके से आपने बताई अपने में दर्शा रहा है कि अपनों ने ही धोखा दिया और अपनों को ही धोखा दिया। ये धोखा चिराग पासवान के लिए नहीं था, ये धोखा रामविलास पासवान के लिए था। जिस विश्वास से, जिस घटना चक्र का आप जिक्र कर रहे हैं, बाहर के लोगों ने उन्हें धोखा दिया, इसीलिए ये विश्वास अपने पर था, अपने भाई पर था कि इनको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो कम से कम ऐसी परिस्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी। आज मेरे पिता को गए साल भर नहीं हुआ कि उससे ज्यादा भयावह परिस्थिति 2005 में तो नीतीश कुमार जी ने क्या ही परिस्थिति उत्पन्न की होगी, प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन, उनको तोड़कर, पार्टी को तोड़कर, कि उससे ज्यादा भयावह परिस्थिति खुद उन्हीं के अपने छोटे भाई ने, जिन पर उन्होंने ये विश्वास रखा था कि इनके रहते हुए तो कम से कम पार्टी पर कोई, मेरे चाचा जी, कि उनके रहते हुए तो कम से कम पार्टी पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। मेरे नेता के निधन को अभी कुछ महीने नहीं बीते थे, जून की बात है, अक्टूबर में उनका निधन हुआ था, तो लगभग 7-8 महीने, 8 महीने के भीतर पापा की बरखी नहीं हुई थी, अभी 1 साल नहीं हुआ था उनको गए। क्या ऐसी जिद थी, क्या ऐसी भगदड़ी थी, क्या ऐसे कारण थे, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कारण क्या थे। बट उनके मंत्री बनने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद संभवतः पिताजी को धोखा देने का कारण उनका मंत्री बनने की लालसा हो सकती है। तो यकीनन ये धोखा उन्होंने मुझे नहीं, पापा को दिया, उनके विश्वास को उन्होंने खंडित किया। और यही कारण है कि जनता ने भी भाई इस बात को देखा। इस धोखे के बाद जब सबने सोचा कि चिराग पासवान समाप्त हो गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है, यही बिहार की जनता है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद यात्रा में हाथों हाथ उठाया। मतलब वो तमाम वीडियोस, तमाम पिक्चर्स, और मैं पिक्चर से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक वगैरह पे, था कि पिक्चर्स पे तो लोग उंगली उठाते हैं कि अरे ये एंगल आपने ऐसा लिया, वो लिया। आप वीडियोस में आप देख लीजिए भैया, लोगों का उत्साह सब। तो उस आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से लोगों का प्यार, लोगों का साथ मिला, यही कारण है कि आज चिराग पासवान जान से मारने की भी कोशिश हुई थी क्या? आशीर्वाद यात्रा में किसी तरीके से जान को खतरा? नहीं, इस तरीके से तो कोई खतरा नहीं। बट हाँ, मुझे समाप्त करना, मतलब राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का प्रयास तो हर माध्यम से। सुनने में किसी स्पाई की बात आ रही थी बीच में। सुनने में मुझे भी ऐसी काफी चीजें आई हैं कि मेरे साथ इस तरीके की, उस वक्त पार्टी के कुछ लोग चिंतित थे इस बात को लेकर। उन्होंने मुख्यमंत्री जी, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनसे मिलने का समय मांगा था, समय नहीं मिला था। डीजीपी साहब से उन्होंने मुलाकात कर मेरी सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। बट बहरहाल मेरे लिए ये विषय ही नहीं है भाई, सर पे कफन बांध के निकला हूँ। आखिरी सांस तक बिहार, बिहारियों के लिए और अपने पिता के सपनों के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब उसमें जान जाए या कुछ हो, अब समर्पित हूँ। भाजपा से कैसा रिश्ता है अभी वर्तमान में? न्यूट्रल। कब तक रहेगा ये? जब तक अगला कोई चुनाव नहीं आता। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि उसी पार्टी ने आपके चाचा को शय दिया, उसी पार्टी ने आपके चाचा को मंत्री बनाया, उसी पार्टी ने आपको बेदखल भी कर दिया, जिस पार्टी पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था कि क्या चिराग अब अनुमान है नरेंद्र मोदी के, और अगर नहीं है तो स्पष्टता कब मिलेगी?
इन सारी सवालों भाई से आप मुझे लगता आजाद है कब कि होना शायद चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि जहां से आप सब देख रहे हैं हम्म, शायद उस नजरिए से ये एक बड़ा विषय दिखता हो, हम्म, पर मैं जहां से देख रहा हूं और मैं जहां तक देखना चाहता हूं, मेरे लिए क्वेश्चन एग्जिस्ट भी नहीं करता। व्हेन आई सेड न्यूट्रल, आई एम न्यूट्रल टू बीजेपी, आई एम इक्वली न्यूट्रल टू महागठबंधन एंड ऑल द पार्टीज। जो महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, मैं उनसे भी उतने ही इक्वी डिस्टेंट पे हूं, क्योंकि आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। चिराग, मेरी इन्हीं प्राथमिकता प्राथमिकताओं को लेकर के मैं आपसे बार बार इस सवाल को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम से पिछले इंटरव्यू के बाद एकदम यकीन में हूँ कि हाँ आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार की एक जनता है, बिहार का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लोग हैं, अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। वैसी स्थिति में जब तक आपकी स्पष्टता नहीं आती है ना, वो उंगलियां लगातार उठती रहती हैं। बिल्कुल, तो उनको किस तरीके से शांत किया जाए ताकि भाई, वो लोग अब क्लियर रहें कि वो चिराग का विजन अब डिफरेंट है बिहार को वो लेकर के? उंगलियां क्या है ना, कई बार आपके नैरेटिव को भटकाने के लिए भी उठती हैं। बेशक। और ये एक बहुत खूबसूरत प्रोपोगेंडा आजकल मैं देखता हूँ, देश, भारत, बिहार की राजनीति में प्रोपोगेंडा सेट करना, नैरेटिव्स को डाइवर्ट करना। ये बार बार ये मुझे पहले भी कहा जाता था कि भैया आप भाजपा पे आप उंगली क्यों नहीं उठाते, भाजपा पे आप सवाल क्यों नहीं करते। मैं क्यों करूं भैया, जब मेरा टारगेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी गलत नीतियां हैं। मैं अपने आप को डाइवर्ट करके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा हूं। मुझे पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना। अगर मैं उस लक्ष्य पे मैं ध्यान नहीं देता तो 2020 के जो परिणाम थे, भाई मुझे कम से कम संतुष्टि तो इस बात की है कि जिसके सामने मैंने चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी को मैंने तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी मैंने हराए। आज की तारीख में मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य भी वही है, क्योंकि यही है नीति निर्माता, नीति निर्धारक यही है भैया। और जो भी मुख्यमंत्री जी को जानता है वो ये जानता है कि उनकी कार्यशैली, भाई सिंगल मैन आर्मी है, वो अकेले नीति सोचते हैं, अकेले नीति बनाते हैं। हाँ, उनके साथ 4-5 अधिकारी जरूर हैं, उनके सलाहकार कमेटी के 3-4 अधिकारी उनके जरूर हैं, बट उसके अलावा वो अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से वो सलाह ले लें तो आप जो कहेंगे मैं हारने को तैयार हूं। तो ऐसे में मेरे विजन को या मेरे लक्ष्य को, मेरे टारगेट को डाइवर्ट करने के लिए कई तरीके की ऐसी भ्रांतियां मेरे सामने आती हैं। मेरा उस वक्त भी मेरा लक्ष्य क्लियर था, मेरा आज भी मेरा लक्ष्य क्लियर है कि सबसे पहले पिछले 17 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी वजह से प्रदेश बर्बाद हुआ है, बदनाम हुआ है, बिहारी शब्द जिसकी वजह से गाली बना है, जिनकी वजह से लाखों मेरे युवा आज भी पलायन कर दूसरे प्रदेश में, और अपने प्रदेश में उनको प्रवासी कहा जाता है। विडंबना देख लीजिए, किसकी वजह से ये सब हुआ। 2005 में यही आए थे ना बोलकर कि मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए लोग बाहर गए हुए हैं उन सबको मैं वापस अपने प्रदेश लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री पिछले 17 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे। तो मेरा लक्ष्य उसको लेकर क्लियर था, एंड एट द सेम टाइम मेरा लक्ष्य इस बात को भी लेकर क्लियर है कि ये समय है जब मुझे अपने जनाधार, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। मैं क्यों अपने आप को भाजपा के साथ लड़ाई में उलझाऊं, मैं क्यों अपने आप को किसी और पार्टी में, जनता दल के साथ भी क्यों अपने आप को मैं लड़ाई में उलझाऊं। उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं, वो मैं करूंगा। यहाँ पे एक सवाल ये जरूरी है कि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तब से कहीं ना कहीं भाजपा के सहयोग से ही है। आज भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने इनको कुर्सी परोस के दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपने भाजपा पे कभी सवाल नहीं उठाया? भाई ये भाजपा की नीयत है, क्योंकि चुनाव से पहले भी डंके की चोट पर भाजपा ये कहती रही कि जितनी भी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री यही बनेंगे, जितनी भी सीटें आएंगी। उस वक्त भी मैं समझ सकता हूँ भाई, एक्चुअली जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं ना, क्योंकि मैं जानता हूँ, वो ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं करते, वो करवाते हैं चीजों को। वो परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि ऐसा लग रहा है कि भैया दूसरे सब आपके लिए ये कर रहे हैं। वो ऐसी परिस्थिति बनाते हैं, और जो भी व्यक्तिगत तौर पर जानता है वो मेरी इस बात से सहमत होगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डलवाकर वो एनडीए की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद कीजिए, मौर्या में हुई थी चुनाव की अधिसूचना के तुरंत बाद, जिसमें ये थे सुशील मोदी जी थे, बार बार मन से कहलवाया गया था जितनी भी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, जितनी भी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आने को संभवतः तैयार नहीं थे जब तक भाजपा ये घोषणा ना करे। तो भाजपा ने तो खैर अपनी नीयत दिखाई कि भाई जो वादा उन्होंने किया वो किया, पर आज की तारीख में जनादेश को अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झिझक इस बात की जरूर होनी चाहिए
कि आप जिनकी आशीर्वाद, जिनकी कृपा पर आप मुख्यमंत्री तो आप बन रहे हैं किसी तीसरे किसी दूसरे की वजह से, पर यह जनादेश आपके मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था। और उसके आक्रोश की सीमा देखिए, 1 महीने के भीतर 2 बार मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला हो जाता है। मैं उसकी निंदा करता हूं भैया, गलत है ये, पर आक्रोश भी तो है, उसको भी तो देखिए। और ये वही आक्रोश है जो कि ज्वालामुखी की तरह है भैया। ज्वालामुखी को आप जितना दबाएंगे वो उसका आउटबर्स्ट ऐसा ही होता है। आप जब तक ज्वलंत पदार्थ जो धरती के भीतर है उसको निकलने का, अगर उसको वेंट आउट करने का मौका नहीं मिलता तो इसी तरीके से होता है। तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आक्रोश देख लीजिए कितना है, पर उसपे भी आप मुख्यमंत्री बने हुए क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य भैया किसी तरीके से कुर्सी हासिल करना। आज इस कुर्सी पे की आपको चिंता नहीं है, इसकी आप जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी नजरें टिकी हुई हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और भगवान जाने क्या क्या बनने पर। तो आपकी प्राथमिकता जिस तरीके से क्लियर है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं प्रश्न खड़े इसीलिए नहीं करता क्योंकि अब तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया ना, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वही तानाशाही इनका रवैया है। भाजपा के कितने लोगों से नीति पूछते हैं ये? भाजपा के लोग कितनी बार सवाल उठा चुके हैं इनके शराबबंदी कानून पर, क्या किया इन्होंने? कभी बैठे, कभी समीक्षा की? अपराध को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कितनी बार इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं? क्या कर लिया मुख्यमंत्री जी ने? सुनी इन्होंने किसी की कभी? यही इनकी कार्यशैली रही है। तो उसमें मैं अपने आप को उलझाऊं कि मैं भाजपा से भी लड़ूं, मैं राजद से भी लड़ूं, मैं सबसे लड़ूं, जबकि एकमात्र आदमी जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक, अगला थोड़ा सा मजाकिया टाइप का क्वेश्चन है। पिताजी तो आपके नास्तिक थे एकदम वाले, आप बहुत धार्मिक नजर आते हैं ये सब चीज बांधे हुए। भाई ये व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने में सहज नहीं हूँ, और मुझे लगता है ये व्यक्तिगत आस्था होती है हर किसी की। ठीक, और वो आस्था आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आपका विश्वास बनाए रखती है। यकीनन मेरे पिताजी नास्तिक थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, कर्म कांड की चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा वो विश्वास नहीं रखते थे। पर हाँ, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा जानकार इन विषयों को लेकर शायद ही कोई और होगा। मुझे जितने धार्मिक पुराण हैं उनके बारे में आपका फोन, थैंक यू भाई। तो जितने धार्मिक कहानियां हैं, धार्मिक बातें हैं, मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने अगर उसकी जानकारी रामायण, महाभारत, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर किसी ने सिखाया, एंड नॉट ओनली हिंदू धर्म, गुरु ग्रंथ साहब हों, कुरान की बातें हों, बाइबल की बातें हों, ही वॉज एन एक्सट्रीमली वेल रेड पर्सन। मतलब उनकी जानकारी का कोई पर्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता, जितने जानकार वो थे। तो ये सारी बातें भी उन्हीं की सिखाई हुई हैं। बिहार में चिराग, आपके पिता हमेशा बहुजन और दलित को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको हक दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। आपकी राजनीति में दलितों और बहुजनों के लिए क्या है? भाई एक ज़माना था जब अनुसूचित क्या जाति, आपको लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, बीच में जोड़ना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप बहुजनों के नेता बन चुके हैं या फिर आप किन के नेता बनना चाहते हैं? भाई ये तो जनता डिसाइड करेगी कि मैं किसका नेता बनता हूँ या किसका नेता वो मुझे बनाते हैं। मैं इस बात को मैं स्पष्ट तौर से मैं बोलता हूँ कि यकीनन जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, वहीं पर एक बहुत बड़ी और जमात है जो गरीब की है, उसकी भी लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। मैं नहीं मानता इस बात को कि आप किसी फलाना जाति में अगर आप जन्म लेते हैं तो आपके पास सब सुविधाएं होंगी, या आप किसी फलाना जाति में आप जन्म लेते हैं तो आप तमाम तरीके के प्रताड़ना के आप अधिकारी होंगे। कई ऊंची जाति के लोग हैं जो आज भी गरीबी में बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये भी हकीकत है। तो जब तक उस पूरे गरीब जमात की बात नहीं की जाएगी, मेरा मानना है कि भैया हिंदुस्तान में अगर कोई एक फ़र्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। पर वहीं पर जब हम लोग अनुसूचित जाति की जब हम लोग बात करते हैं, भाई प्रताड़ना का सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई वर्ग रहा है तो वो यही वर्ग रहा है। अनटचेबिलिटी के शिकार रहे हैं भैया। आज भी आप
आज भी हैं। आज भी हैं। आप उस परिस्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं जहां पर गाँव से आपको बाहर रखा जाता था। आप अगर गांव में निकलते थे साफ सफाई के लिए तो घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। आपको देखने से नजर दोष लगता था। आपके आपको बंद पीछे करना पड़ता था। झाड़ू बांधा जाता था कि आपके पाँव के निशान आपके साथ में मिटते रहें। घंटी आपके गले में बांधी जाती थी कि आप जहां से गुजर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता चल जाए, तो लोग अपने कमरों में अपने घरों में बंद हो जाए। परिस्थिति मोर और लेस आज की भी तारीख में वही है। अनटचेबिलिटी का स्वरूप बदल गया होगा, पर आज भी गांव में आप जाइए, आज भी परिस्थिति मोर और लेस वैसी ही है। एक दलित लड़के को ही आज की भी तारीख में घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मंदिर में प्रवेश करने से एक दलित परिवार को ही रोका जाता है। गलती से प्रवेश हो गया तो गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाया जाता है। ये तमाम उदाहरण आज की भी तारीख में है। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की जो लड़ाई है वो अभी भी उतनी मजबूती से आगे चल रही है, और उसको चलाना जरूरी है जब तक मुख्य धारा के साथ इस समाज को पूरी स्वीकार्यता के साथ नहीं जोड़ा जाता। वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए समाज में हमारे पिछली पीढ़ियों ने निरंतरता में कई ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया। मेरे नेता ने इसके लिए निरंतरता में संघर्ष किया। यकीनन ये चीज़ों का मैंने अनुभव किया है, मैंने देखी है, तो मेरे लिए तो भाई असंभव है कि इसके लिए मैं संघर्ष नहीं करूं। इस वर्ग के लिए, समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। तभी मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है कि भैया जहां हम एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं पर मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें और बांटने की राजनीति कर दी। अनुसूचित जाति में और आपने बंटवारा कर दिया, आपने दलित महादलित आपने आगे इसको बना दिया। एक बात बताइए, अगर आप बिहार की राजनीति में खासकर रोजगार और एजुकेशन की बात करते हैं, पूरा हेल्थ का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी कल परसों एक वीडियो कर रहा था, नालंदा की एक वीडियो, हिलसा जगह है, वहाँ पे एक ठेले पे एक व्यक्ति, मे भी दलित समाज का ही होगा, वो वेरीफाई अब तक नहीं हो पाया है, पर वो अस्पताल से निकलते उसके शव को ठेले पे रख के लेके जाया जाता है। और एक सांसद है भाजपा के, राजीव प्रताप रूडी जी, हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, तो वो साहब के यहाँ एम्बुलेंस पड़ी रहती है। मैं यहाँ पार्टियों की बात नहीं करूँगा, सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों की बात करूँगा। और उन लोगों ने उस रोजगार के पूरे सिस्टम को कहाँ पे खराब करके रख दिया, हेल्थ सिस्टम को कहाँ पे बेकार कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को कहाँ पे कर दिया। क्या 20 साल में आप कम से कम शिक्षित करने के योग्य नहीं हैं? मान लेते हैं हेल्थ सिस्टम आप बेकार करके रखे हुए हैं, रोजगार आपके पास नहीं है, आप कहते हैं रिसोर्सेज झारखंड में चले गए, हेल्थ का एजुकेशन का सिस्टम तो सुधार सकते थे ना। आज भी कहाँ पे आप जाके पंचायतों में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं? भाई सुधारेंगे तो तब जब विजन होगा। आप मुझे बताइए ना, विजन क्या है सरकार का? 7 निश्चय में नली गली बनाने के अलावा, हर घर नल जल पहुंचाने के अलावा इनका विजन मुझे बताइए। पानी नहीं आ रहा है भाई, टैंकियां फटी पड़ी हैं। भ्रष्टाचार की बिहार के इतिहास में जब हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग इसकी जांच करवाएंगे। भैया, बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की ये योजना होगी। आप पानी की आप बात कर रहे हैं, टैंकियां फटी पड़ी हैं, पाइप फटे पड़े हैं, नली गली के नाम पर सड़कें खुदी पड़ी हैं सालों से, और सिर्फ भ्रष्टाचार का पैसा इनका जाया जा रहा है। तो ये नली गली की तो ये लोग बात करते हैं। आप मुझे बताइए ना, जिन विषयों का आपने जिक्र किया, चिराग पासवान से नाराजगी क्यों? चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए पूरी शक्तियां इकट्ठी क्यों गई हैं? क्योंकि चिराग पासवान यही सवाल पूछता है। एजुकेशन पे बात करते हैं, मैं शिक्षा पे बात करता हूं, मैं रोजगार पे बात करता हूं। मेरे सिंपल से सवाल हैं भैया कि क्यों मेरे प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर नहीं खुल सकता? क्यों आज की भी तारीख में मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हमें पटना में नहीं मिल सकती, भागलपुर में नहीं मिल सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं मिल सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब निवेशक समिट किया था? इन्वेस्टर समिट, जो हर राज्य सरकार करती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाती हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज देती हैं, आपको सुविधाएं देती हैं कि आप आइए मेरे प्रदेश में, आप निवेश कीजिए, आईटी जॉब, एमएनसीज को आप लेकर आइए और मेरे बच्चों को यहाँ पर आप रोजगार दीजिए। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब ये इन्वेस्टर समिट किया था? किसी को नहीं याद। तो आपका विजन ही नहीं है ना। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, भाई आपने एम्बुलेंसेस की बातें की, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपनी आंख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके,
तो उस प्रदेश में स्वास्थ्य के हालात आप समझ सकते हो, और अच्छा हुआ वो चले गए, नहीं तो उनकी भी आंखें निकल जाती। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में 1 दर्जन लोगों की आंखें निकाल दी गई मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर। तो जिस प्रदेश में स्वास्थ्य की हालात इतने बुरे हों, आप दिल्ली में, आप एम्स में आप चले जाइए, वहां पर मोर देन 50% आपको सिर्फ बिहारी दिखेंगे, मोर देन 50%। भाई मैं खुद दिल्ली में मैंने 2 आदमियों को रखा ही इसीलिए है कि वो एम्स लेकर जाएं, डॉक्टर से मिलवाएं, उनका कार्ड बनाएं। बिहार के गरीब बुजुर्ग लोग हैं भैया, उनको नहीं समझ में आता, इतना बड़ा अस्पताल देखकर वैसे ही सब परेशान हो जाता है कि कहाँ जाना है, किस काउंटर पे क्या कार्ड बनवाना है, क्या दस्तावेज लगाना है, लाना है, नहीं जानकारी होती। पर क्यों जाना पड़ता है? मेरा सवाल ही यही है, मेरी लड़ाई इसी बात से है। 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 5-5 बार आपने मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ली, और आज स्वास्थ्य की, और अगर आप बिहार के पंचायतों में चले जाइए, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आप चले जाइए, भाई बीपी जांचने की मशीन नहीं होगी, थर्मामीटर नहीं होगा, नहीं है, डॉक्टर्स नहीं होते वहाँ। डॉक्टर तो खैर भाई बहुत बड़ी सुविधा हो गई, कंपाउंडर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर इसको काउंट करके देखा जाए तो प्रखंड होता है, बहुत से बाहर के लोग नहीं जानते हैं, ब्लॉक हाँ, प्रखंड है, प्रखंड में एक ही पीएचसी होता है, और एक प्रखंड में मिनिमम 6 पंचायत या फिर मैक्सिमम 13-14 पंचायत होते हैं। अब एक पंचायत में कम से कम एवरेज 80,000 1 लाख नंबर ऑफ पीपल्स तो होंगे ही, आबादी। हाँ, आबादी। अब उन लोगों की स्वास्थ्य का एक ही जरिया है, और वहां पे ना मेडिकल सुविधा है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना कुछ और चीज मिलेगा। बिल्कुल ऐसी स्थिति में अगर 20 साल में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या, और 20 साल में डेवलपमेंट, और वो भी तब जबकि अभी पिछले 2017 से तो आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। हाँ, हैविंग सेड दैट, स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें पूरी तरीके से ये राज्य सरकार की सूची में स्वास्थ्य का विषय आता है। ऐसे में अगर आप अपने प्रखंड पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके हालात देख लें, भाई सदर अस्पतालों के आप हालात देख लें, आप चले जाइए वहाँ पे, भाई मुझे ताज्जुब होता है, क्योंकि मेरे परिवार में 2 ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। 2 परिवार के मेरे करीबी सदस्य ऐसे हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। डायलिसिस पे जब वो रहते थे, आज की तारीख में आप कल्पना कर सकते हैं कि भैया बिहार के किसी गांव का एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपको डायलिसिस कराना हो, कहाँ जाएगा? संभव है उसके लिए बार बार पटना आना? जिला स्तर पर डायलिसिस की व्यवस्था नहीं है। और ये सारी ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल ज़रूरतें हैं कंसर्निंग हेल्थ सेक्टर, जो अभी तक पिछले 17 सालों में आप मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी आप देख लीजिए भैया, मैं खुद, मुझे शर्म आती है कि जब मैं दिशा की बैठक में बैठता हूँ सांसद होने के नाते, और उसमें रिव्यू मीटिंग्स में जब मैं पता कराता हूँ तो डॉक्टर्स के अभाव चल रहे हैं। महिला डॉक्टर्स नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है भैया। कोई गर्भवती महिला, उनको अगर बिहार के किसी गांव में अगर जरूरत है, और इसीलिए इतनी घटनाएं घटती हैं हमारे प्रदेश में। पर इसके ऊपर बात कौन कर रहा है? मुझे ताज्जुब इस बात का होता है। आप और मैं तो फिर भी बैठ के भाई यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने इन विषयों को लेकर कब चर्चा की, कब उन्होंने बैठकें की? शराबबंदी को लेकर एक एसी के कमरे में खड़े होकर शपथ पत्र तो पढ़ा देते हैं, पर डॉक्टर्स अवेलेबल हों, डॉक्टर्स ज्यादा बने। कितने मेडिकल कॉलेजेस भैया आपने खुलवा दिया? आप तो खुद अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं ना, तो बिहार के कम से कम हर जिले में एक इंजीनियरिंग, एक मेडिकल कॉलेज तो खुल जाना चाहिए था। क्यों नहीं खुला बिहार में? पर इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होती है। और जब तक आप मूलभूत चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 19 लाख रोजगार का वादा करके तो भैया आप सरकार में आ गए। आज मुझे पिछले 1.5 साल से आप मुझे बता दीजिए, अगर 19 आदमियों को भी अगर आपने रोजगार दिया हो तो आप जो हारने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूँ। प्राइमरी स्कूलों में अगर पहले क्या होता था, निरीक्षण करने के लिए कोई जाता था, खासकर पत्रकार वगैरह, तो आराम से जाके कर लेता था। आज के डेट में उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में कोई पत्रकार जा रहा है तो बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं कि उनको पीट दिया जाता है, सवाल ना पूछ सके, क्योंकि मुखिया जी लोगों ने जिन अध्यापकों को डाला था वो तो बिहार का विकास और भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं। अब उनके बारे में कोई निरीक्षण ना करे, खासकर पत्रकारों को, तो क्या बिहार में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सवाल नहीं पूछ पाएंगे? भाई पत्रकारों को, ये वही बिहार प्रदेश है जहाँ पे कुछ दिन पहले की घटना है, लाइट्स ऑफ करके रात के अंधेरे में पकड़ कर पीटा गया। लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, पर उसको भी अगर इस तरीके से क्रश करने की कोशिश सत्ताधारी लोगों की तरफ से की जाएगी, अगर पत्रकार भी सवाल उठाना बंद कर देंगे,
मैं शिक्षकों को भी मैं दोष नहीं देता भैया। आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री शिक्षकों पे लाठी चलाते हैं, भगवान से बढ़कर दर्जा हम लोग अपने अपने गुरु को देते हैं, अपने शिक्षकों को देते हैं, उनके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं, उनकी मांगों को नहीं सुनते। जिस बदहाल परिस्थिति में आज की तारीख में शिक्षक अपना परिवार चला रहे हैं, और उसमें से हैं भैया जो कि ईमानदार प्रयास कर रहे हैं बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने का, पर जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, शिक्षकों को बोलते हैं भैया पढ़ाना लिखना छोड़िए, पढ़ाना छोड़िए, पाठन पठन छोड़िए, आप जाइए आप शराब ढूंढिए। उनसे अपना कार्य छोड़कर जो बाकी कार्य कराने की जिम्मेदारी उनको सरकारी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की जो सोच है राज्य सरकार की, भाई ये तमाम चीजें हैं जो पाइलअप होते 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 इतना आक्रोश बढ़ता जा रहा है समाज में, इतना असंतोष बढ़ता जा रहा है। मैं कभी कभी मैं डरता हूं उस भयावह परिस्थिति से भैया कि अगर इसी तरीके से, क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं जनता के बीच भाई मैं रात उनके साथ गुजारता हूं, उनके गांव में मैं रुकता हूं, उनसे मैं मिलता हूं, मैं जानता हूं कितना असंतोष है। और अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मुख्यमंत्री जी को संभालना मुश्किल हो जाए। आखिरी सवाल, 2024 का इलेक्शन अकेले लड़िएगा या किसी के साथ गठबंधन में लड़िएगा, और तैयारियां शुरू कर चुके हैं या फिर क्या प्लान है आगे का? भाई यकीनन मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। गठबंधन किससे? अकेले फिलहाल तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी ताकत को और मजबूत करने में, अपने संगठन को, ताकि जिस भी गठबंधन के साथ जाऊं तो भैया उस गठबंधन को भी तो मेरा लाभ हो, मेरे संगठन का लाभ हो, और जो हम लोग का एक लक्ष्य होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। जो आपका सवाल है पूरक कि किससे होगा, मेरे सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, और जो भी मेरे विजन डॉक्यूमेंट को सम्मान देगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा, उसको अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जगह देगा, यकीनन उसके साथ ही। क्या एक उम्मीद की जा सकती है भविष्य में कि 90 के दौर में जिस तरीके से आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम ऐसे नेता जो एक साथ जुड़ करके और बिहार की सत्ता को आगे लेके आते हैं, बहुजन से कोई आदमी आता है, ओबीसी से कोई आता है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने, क्या भविष्य में आप जैसे युवा नेता, आप तेजस्वी यादव और जो लोग हैं, क्या एक साथ जुड़ने वाले हैं? भाई यू कैन नेवर से नेवर, राइट। और राजनीति में तो खास तौर पे कभी आप किसी भी परिस्थिति या किसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। जब लालू जी और नीतीश जी एक साथ गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, मायावती जी, अखिलेश जी एक साथ आ सकते हैं, तो राजनीति में खैर कुछ भी संभव है। पर जैसा मैंने कहा कि मेरा आधार किसी भी गठबंधन का, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। 2014 में भी भाई, अगर आप उस वक्त की भी अगर आप देखें, जब हम लोग यूपीए गठबंधन छोड़कर जब हम लोग एनडीए का हिस्सा बने थे, उस वक्त भी मैंने बार बार स्पष्ट तौर से कहा था, और राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई थी जहां पे मैंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा था कि ये मेरे इश्यूज हैं, ये मेरे एजेंडे हैं, इनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। तो मैंने या लोक जनशक्ति पार्टी ने जब भी गठबंधन किया है वो मुद्दों के आधार पर किया है। हमारे लिए हमारे इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, जो समाज के दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, उनके हक अधिकारों से। भाई SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जब डाइल्यूट करने की बात आई, एक बार ना मैंने ना मेरे नेता ने सोचा कि भैया हम लोग केंद्र सरकार का हिस्सा हैं या केंद्र सरकार में हम लोग मंत्री हैं। उसी वक्त हम लोगों ने अल्टीमेटम देने का हम लोगों ने काम किया कि फलाना तारीख तक अगर इस एक्ट को अगर यथास्थिति में अगर नहीं इसको पुनर्स्थापित किया जाता है तो हम लोग गठबंधन से हम लोग बाहर होंगे। तो मेरे नेता ने भी भाई 2002 में मंत्री पद से 1 मिनट नहीं लगा मेरे नेता को इस्तीफा देने में, पर उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्हीं का ही अंश, उन्हीं के संस्कार है। मैं भी कभी कोई ऐसा समझौता नहीं करूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस विजन, जिस लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं, उसको जो सम्मान देगा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे आना चाहेगा, जरूर उसके हाथ गठबंधन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि सारे लगभग पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। होपफुली यस। तो चिराग पासवान हमारे साथ थे। इस पूरी बातचीत में हम लोगों ने एक एक मुद्दे को लेकर के चाहा कि उसे समेटा जाए, और कोशिश भी यही रही। अब आप देख करके बताएं कि कौन से ऐसे मुद्दे छूट गए। अगली बार फिर कोशिश होगी कि उन्हें लेकर के आपसे चर्चा हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।